परमात्मा श्री राधा कृष्ण के चरणारविंदों में शतकोटि नमन वंदन। मित्रों को, जिज्ञासुओं को, धर्म प्रेमियों को, ज्योतिष विज्ञान प्रेमियों को हर हर महादेव बम बम भोले नमः शिवाय। मित्रों, इस संसार सागर में धराधाम पर मनुष्य का जीवन लेना, मनुष्य योनि प्राप्त होना स्त्री और पुरुष के रूप में ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों? जीवधारियों में मनुष्य सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। परमात्मा की सृष्टि में मनुष्य की गुणवत्ता, आवश्यकता, महत्ता सर्वोपरि है। मनुष्य योनि प्राप्त करने के बाद और मनुष्य रहने के लिए, मनुष्य कृतकर्म करने के लिए, मानवता की सभ्यता को विकास देने के लिए, गति देने के लिए, सृष्टि को क्रम रूप से संचालित करने के लिए विवाह सर्वोपरि महत्वपूर्ण अंग है। जिस प्रकार से कि शरीर को जीवित रहने के लिए इडा और पिंगला नाम की दो नाड़ियां अनवरत प्रवाहित होती रहती हैं, और वो इडा और पिंगला नाम की जो नाड़ी हैं, एक ठंडी है और दूसरी गर्म है, नेगेटिव और पॉजिटिव। इडा सूर्य से गवर्न होती है, उसको सूर्य नाड़ी भी कहा जाता है आयुर्वेद में, और पिंगला को चंद्र नाड़ी कहते हैं, वो चंद्रमा के द्वारा गवर्न होती है। इसी प्रकार से जीवन में खुशियां प्राप्त करने के लिए, जीवित रहने के लिए और विवाह सर्वोपरि है। कुंडली मिलान होता है, हर व्यक्ति कुंडली मिलान कराता है। कोई व्यक्ति नहीं चाहता है मेरा तलाक हो, मेरा और मेरी पत्नी के साथ कभी मनमुटाव हो, झगड़ा हो, क्लेश पैदा हो, मारपीट हो, कोई नहीं चाहता है। तथापि ऐसा अधिकाधिक मात्रा में होता है। तो क्या ज्योतिष शास्त्र गलत है? भाई, अष्टकूट मिलान किया जाता है। अष्टकूट का मतलब होता है कि विवाह की अच्छाई मापने का एक यंत्र है। वो मापदंड है। 8 प्रकार का मापदंड लगाया गया है, जिसको हम कहते हैं अष्टकूट। कूट का मतलब होता है मापदंड, पैमाना, वैवाहिक जीवन का पैमाना, कि वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, उसकी प्रतिशतता क्या है, वो अष्टकूट बताता है। दक्षिण भारत में 10 कूट मिलान किया जाता है। वहां पर 2 कूट और बढ़ जाते हैं, यानी कि 2 और नियम बढ़ जाते हैं शादी के मापने को, उसके सुखों को, उसकी अच्छाइयों को, उसकी बुराइयों को जो मापदंड बनाया गया है, वो उत्तर भारत में तो अष्टकूट है और दक्षिण भारत में 10 कूट है। अष्टकूट तो दक्षिण भारत में भी होता है, लेकिन उसमें बाद में 2 कूट और मिला दिए जाते हैं। उसको 2 इंच और बढ़ा दिया जाता है, ऐसा मान लिया जाए। एक उसमें रज्जु आता है और एक उसमें वेद बढ़ा दिया जाता है, वेद और रज्जु। तो अष्टकूट में 2 सूत्र और बढ़ा दिए जाते हैं, उसकी प्रतिशतता और ज्यादा अच्छी हो जाती है। उसमें रज्जु एक दोष होता है, रज्जु दोष, और वेद नक्षत्र का और ग्रह का वेद देखा जाता है उसमें। तो अष्टकूट का मतलब है कि हम उत्तर भारत में रहते हैं तो हम उत्तर भारत की ही बात करेंगे, यद्यपि ज्योतिष तो संसार में है। तो पहला नंबर आता है अष्टकूट में वर्ण का, यानी कि सबसे पहला जो नंबर है वर्ण। वर्ण को क्यों देखा जाता है? वर्ण का 1 नंबर मिलता है, पहले नंबर पे आता है, इसलिए वो 1 नंबर अपना देता है। क्यों? अष्टकूट के टोटल जो गुण मिलान होता है, जो टोटल मार्क्स मिलते हैं, 100% जो मार्क होते हैं वो 36 गुणों पर होते हैं। 36 गुण किसी के मिल जाते हैं तो मान लिया जाता है कि कुंडली 100% मैच कर रही है।
अब 100% मैच कर रही है तथापि तलाक हो जाता है। अच्छा 90% मैच कर रही है तब भी तलाक हो जाता है। 80% मैच कर रही है तब भी झगड़ा और तलाक होते देखा है। अब ये फिर अष्टकूट का मतलब क्या है? जब 15 गुण पर भी तलाक होता है, 15 गुण पर तो शादी बना ही नहीं जाती है। कम से कम 50% यानी 18 गुण तो होने चाहिए, लेकिन फिर भी तलाक हो रहा है। 20 गुण पर तलाक हो रहा है, 25 पे हो रहा है, 28 पे हो रहा है, 30 पे हो रहा है, 35 पे हो रहा है और हमने 36 पर भी होते देखा है। तो अर्थात अष्टकूट क्या गलत है? क्या 10 कूट का जो पैमाना है विवाह की गहराई को और अच्छाई को नापने का, क्या वो गलत है? गलत कुछ भी नहीं है, हम गलत हैं, देखने वाले गलत हैं, सोचने वाले गलत हैं। तो पहले तो हमने समझा कि कूट का अष्टकूट का मतलब क्या है कि जो उसमें पहला जो 1 नंबर उसमें 36 में से आता है उसका नाम है वर्ण। वर्ण क्या होता है कि वर्ण इसीलिए देखा जाता है कि वर वधू की, लड़का और लड़की की मानसिकता और कार्य करने की क्षमता आपस में कैसी रहेगी। नंबर 2 पे आता है वश्य। वश्य के 2 अंक दिए जाते हैं। वश्य का मतलब है आपस में प्रभाव, एक दूसरे को प्रभावित करना। वश्य का सीधा सा मतलब है आपस में कौन किसके वश में रह रहा है, आपस में आकर्षण और खिंचाव। यह आपसी आकर्षण को, प्रेम को दिखाता है। एक दूसरे के प्रति कितना प्रेम है, कितने मिलकर के, मिलजुल करके रहते हैं। तीसरा नंबर आता है जिसके 3 अंक दिए जाते हैं, उसका नाम है तारा। तारा कहते हैं नक्षत्र के लिए। तारा इसलिए देखा जाता है, तारा जन्म, संपद, विपद 9 प्रकार की तारा होती है। तो उसमें तारा को इसलिए देखा जाता है कि जीवन में एक दूसरे के लिए एक दूसरे का भाग्य कैसा है, क्या दोनों भाग्यशाली हैं, दोनों का भाग्य एक दूसरे को सपोर्ट कर रहा है, और जीवन में सुख समृद्धि कैसी रहेगी। फिर नंबर आता है योनि का। योनि के 4 अंक दिए जाते हैं, उसमें सेक्स की संतुष्टि बताती है योनि। आपस में मैत्री भाव और मानसिक तालमेल और सेक्स की स्थिति, आपस में एक दूसरे को संतुष्टि, सेटिस्फैक्शन। फिर नंबर आता है ग्रह मैत्री। जो राशि बनती है एक दूसरे की, उसके जो स्वामी होते हैं, जो स्वामी ग्रह होते हैं, क्या उनमें आपस में मित्रता है? अगर दोनों के स्वामी में मित्रता होती है तो वो आपस में उनका तालमेल अच्छा रहता है, इसलिए ग्रह मैत्री को देखा जाता है। उसके 5 पॉइंट मिलते हैं। फिर नंबर 6 पे आता है जो कि 6 पॉइंटों का योगदान करता है, जिसका नाम है गण। गण जो है वो देवगण होता है, मनुष्य गण होता है और राक्षस गण होता है। 3 प्रकार के गण होते हैं ये। अब ये 3 गण हैं, देव है, मनुष्य है और राक्षस है। इनको आप सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण के नाम से जान सकते हैं। ये आपस में सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, इनका जो गण है, गण इस बात का द्योतक है। देव, मनुष्य, राक्षस, सत, रज, तम, ये 3 गुणों से गण की व्याख्या की जाती है, जो कि 6 गुणों का अपना योगदान करता है। उसके बाद में आता है भकूट। इसके 7वें नंबर पे आता है, इसलिए इसके 7 नंबरों का योगदान होता है 36 में। ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है भकूट। भकूट का मतलब होता है एक दूसरे की राशि से षडाष्टक होना, द्वादश होना, नवपंचम होना, ये षडाष्टक होता है, या चतुर्थ दशम होना, त्रय एकादश होना। भकूट का मतलब होता है ये राशि से जो देखा जाता है, ये आपसी प्रेम और सौहार्द और समृद्धि का द्योतक है, इससे ये अंकलन करना चाहिए। नंबर 8 पे आता है नाड़ी, जिसका कि 8 गुणों का, 8 अंकों का 36 में सबसे बड़ा योगदान है नाड़ी का। नाड़ी 3 प्रकार की होती है, आद्य, मध्य और अंत्य। आदि, मध्य और अंत। नाड़ी का मतलब क्या होता है कि जो हमारे अंदर जो 3 धातु हैं, आदि नाड़ी, मध्य नाड़ी और अंत नाड़ी, यानी वात, पित्त और कफ, ये नाड़ियां हैं।
क्योंकि वैद्य लोग नाड़ी को देखा करते थे, अब कोई नाड़ी नहीं देखता है। तो आदि नाड़ी वात नाड़ी है, मध्य नाड़ी पित्त नाड़ी है और अंत नाड़ी कफ नाड़ी है। तो नाड़ी दोष क्यों देखा जाता है? स्वास्थ्य के लिए। कि नाड़ी जब गलत हो जाती है, वात बढ़ जाता है, पित्त बढ़ जाता है, कफ बढ़ जाता है, तो शरीर में रोग हो जाते हैं। तो स्वास्थ्य के लिए नाड़ी देखी जाती है और संतान के लिए, संतान में और स्वास्थ्य में नाड़ी का बहुत बड़ा योगदान है। वात पित्त और कफ, तो ये 8 कूट हैं, ये 8 पैमाने हैं जिनसे कि 8 से मिलाकर के 36 गुण मिलते हैं और 36 गुण पर 100% कुंडली का मैचिंग की मान ली जाती है। 18 गुण पर 50% मान ली जाती है। लेकिन इतना होने के बावजूद भी तलाक हो जाता है, झगड़ा होता है, तमाम प्रकार की क्लेश और समस्याएं पैदा होती है। ऐसा क्यों होता है? ज्योतिष शास्त्र गलत नहीं है। ये जो अष्टकूट है, जो मिलान किया जाता है, जो 8 प्रकार का पैमाना तैयार किया, जो मापदंड बनाया 36 गुणों वाला, ये केवल नक्षत्र से बनता है कि जिस नक्षत्र में आपका जन्म होता है। केवल एक नक्षत्र का पैमाना है ये, यानी कि चंद्र जिस नक्षत्र में होता है उसी नक्षत्र को मुख्य आधार मान करके वो अष्टकूट का 36 गुणों वाला पैमाना तैयार कर दिया गया। अच्छा, बाकी जो ग्रह बच गए, सूर्य है, चंद्र है, मंगल है, बुध है, गुरु है, शुक्र है, शनि है, राहु है, केतु है, इनका क्या होगा? ये क्या गाय चराने चले जाएंगे? इनका कोई रोल नहीं है कुंडली में, ये कोई काम नहीं करते हैं क्या? बस यही प्रॉब्लम है, गुण मिलान हो गया। और एक और छोटा सा दोष देखा जाता है, छोटा सा दोष को बहुत बड़ा हुआ बना दिया गया है, जो कि मंगली दोष है। मंगल को और देख लेते हैं भाई। मंगल लगन में 4, 8, 12 में 7 में तो नहीं बैठा हुआ है, तो मंगली कुंडली मान ली जाती है। मंगली की शादी मंगली से करो, फिर भी जो परेशानी है। अब मंगली की शादी मंगली के साथ की गई, 30 गुण भी मिला दिए गए, फिर भी प्रॉब्लम जस की तस रही। फिर यानी ज्योतिष शास्त्र गलत है, अर्थात पैमाना गलत है। शादी को मापने का, शादी के सुखों की और शादी की गुणवत्ता को मापने का जो पैमाना बनाया, क्या वो गलत है? वो गलत नहीं है। उसके अलावा क्या देखना चाहिए कि आपका जो वैवाहिक जीवन है वो 100% सक्सेस हो, वर वधू हमेशा प्रसन्न रहें, उसके लिए पूरी कुंडली को जांचना पड़ेगा। लड़का और लड़की दोनों की कुंडली को भली भांति, कुंडलियों का मिलान आपस में करना बहुत जरूरी है अष्टकूट मिलाने के बाद। अष्टकूट गलत नहीं है, लेकिन वो एक पैमाना है, उसके बाद तो बहुत सारा कुछ बच जाता है। उसका क्या होगा? तो लगन कुंडली से लगन कुंडली की मैचिंग करनी चाहिए, भाव से भाव की मैचिंग करनी चाहिए और ग्रह से ग्रह की मैचिंग करनी चाहिए। लगन कुंडली से लगन कुंडली की मैचिंग करें और नवांश कुंडली से नवांश का मैच करना बहुत आवश्यक है। सबसे पहले देखा जाता है लगन कुंडली का लग्नेश। 2 कुंडलियां आपके सामने रखी हुई हैं। आप लड़के की कुंडली सपोज करें कि मेष लगन की है, अब मेष लगन का स्वामी तो मंगल होता है, और लड़की की कुंडली सिंह लगन की है। अब कुंडली से कुंडली की मैचिंग कैसे की जाती है, 1-2 सूत्र में आपको बता देता हूं। बहुत सरल है लेकिन बड़ा लाभकारी है विवाह में सुखों को देखने के लिए। लड़के का जो मेष लगन है और लगन का स्वामी जो मंगल बना है, उस मंगल को, लगन के लॉर्ड को, और लड़की की कुंडली में जाकर के रखिए। लड़की की लगन कुंडली में उसको बिठाइए कि वो कहाँ बैठता है जाकर के। अगर लड़के के जन्म कुंडली का लग्नेश मंगल लड़की की कुंडली में केंद्र या त्रिकोण में जाता है, बैठ जाता है, तो वो लड़के के लिए शादी अच्छी है, वो पत्नी उसके लिए सूट करेगी। दूसरा नंबर आता है कि
द्वितीय भाव। द्वितीय भाव क्या है? हमारा परिवार है, हमारा संस्कार है, क्योंकि वो लड़की हमारे परिवार में आएगी ना। हमारे उसके संस्कार कैसे हैं हमारे परिवार के लिए? क्या उसके संस्कार हमारे परिवार में मैच करेंगे? क्या वो उनको स्वीकार कर पा रही है कि नहीं कर पा रही है? तो हमारे माता पिता का जो व्यवहार है, हमारे भाई बहनों का जो व्यवहार है, हम लोग कैसे रहते हैं, क्या वो उसको एक्सेप्ट करेगी? तो इसलिए लगन कुंडली का दूसरा भाव का स्वामी और लड़की की कुंडली में ले जाकर के बिठाइए। अगर दूसरे भाव का स्वामी वहां दूसरे भाव में जाकर के बैठता है, लगन में बैठता है, चतुर्थ पंचम में बैठता है, नवम दशम में बैठता है, एकादश में बैठता है, तो वो लड़की हमारे परिवार के लिए और संस्कारी है और हमारे रीति रिवाजों को, हमारे धर्म को, हमारी परंपराओं को और वो स्वीकार करेगी, चलाने वाली होगी। अब फिर नंबर आता है चौथे भाव का। बहुत इंपॉर्टेंट है, सुखों का भाव है भाई, हमारी माँ का भाव है ना। हमारी माँ से उसका कैसा व्यवहार रहेगा? क्या सास बहू का झगड़ा तो नहीं चलेगा कहीं घर में? या हमारी माँ को वो अपनी माँ मानेगी और हमारी माँ उसको बेटी के रूप में स्वीकार करेगी क्या? यानी हमारी माँ को वो क्या सुख देने वाली होगी? हमारी माँ को, हमारे परिवार को जब सुख मिलेगा उसके द्वारा, चौथे भाव को जब सुख मिलेगा हमारे को, तो हमको खुशी होगी, हमको प्रसन्नता होगी, हम सुखी होंगे, हमारे घर में माहौल अच्छा रहेगा। तो लड़के की कुंडली का चौथे भाव का स्वामी लड़की की जन्म कुंडली में ले जा करके चेक कीजिए कि वो कहाँ जाता है, वो कहाँ बैठेगा। अगर लड़के के जन्म कुंडली के चौथे भाव का स्वामी लड़की की जन्म कुंडली में केंद्र या त्रिकोण द्वितीय या एकादश भाव में बैठता है, तो निश्चित है कि आपको और आपके परिवार को आने वाले कन्या के द्वारा जो वधू बन करके आना चाहती है, जिसके साथ आप मैचिंग करा रहे हैं, वो बहुत अच्छा सुख देगी परिवार के लिए। परिवार उससे प्रसन्न रहेगा, वो परिवार से प्रसन्न रहेगी। फिर नंबर आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर नंबर आता है सेवेंथ हाउस के मालिक का। सेवेंथ हाउस का जो पति या पत्नी का स्थान होता है, भाव होता है। तो लड़के के सेवेंथ लॉर्ड को, कोई भी हो, उसको ले जा करके लड़की की कुंडली में बिठा दीजिए। वो केंद्र या त्रिकोण द्वितीय एकादश भाव में बैठेगा, तो निश्चित है कि वो पत्नी जो बनने वाली है वो आपका कभी साथ नहीं छोड़ेगी, वो अपना पति व्रत धर्म निभाएगी। यदि आपका लड़के का सप्तमेश, सप्तम भाव का स्वामी लड़की की कुंडली में केंद्र त्रिकोण में जब बैठेगा तब। अब ये अगर इनमें से लगन का स्वामी, द्वितीय भाव का स्वामी, चौथे भाव का स्वामी, सप्तम भाव का स्वामी लड़के की कुंडली के लड़की की कुंडली में जब आप प्लेसमेंट करेंगे, उनको प्लेस करेंगे, तो वो केंद्र या त्रिकोण भावों में हो, तो आपको शादी कर लेनी चाहिए। आपका विवाह सक्सेसफुल है, आपको सभी प्रकार के सुख मिलेंगे, कभी कोई अपनी शादी से गिलानी नहीं होगी और आपको कभी भी शिकायत नहीं रहेगी अपनी पत्नी से। पति पत्नी को आपस में कोई शिकायत नहीं रहेगी। अब ये एक पक्ष हो गया। दूसरा पक्ष है क्या? उस लड़की को आप और आपके परिवार वाले, उसने तो सब कुछ एक्सेप्ट कर लिया, मैच कर गया, लेकिन जितने पॉइंट, हम ये नहीं कह रहे कि गुणमिलान नहीं करना चाहिए, वो भी एक मापदंड है, पैमाना है शादी का, अच्छाई नापने का, बुराई नापने का, उसका भी यूज करना चाहिए। लेकिन केवल उसके यूज से काम नहीं चलेगा। तो इसी प्रकार से लड़की की जन्म कुंडली का लग्नेश लड़के की कुंडली में प्लेसमेंट कीजिए, वो कहाँ जाता है। द्वितीय भाव का स्वामी लड़के की कुंडली में कहाँ बिठा लेंगे आप? ले जा करके केंद्र त्रिकोण में बिठा लेना चाहिए आपको। अगर वो बैठता तो बहुत अच्छा, लड़की संस्कारी है। इसी प्रकार से चौथे भाव का स्वामी, सप्तम भाव का स्वामी, इनको एक दूसरे की कुंडली में प्लेस करना पड़ेगा। इनमें से जिस भाव का भी स्वामी
और 3 से 8 12 भाव में चला जाएगा, उसी भाव संबंधी, उसी सुख संबंधी समस्या पैदा होती रहेंगी। भाई कहते हैं कि नवांश कुंडली तो जीवन साथी की कुंडली है। नवांश से विवाह को देखना चाहिए, नवांश से विवाह को देखना चाहिए। जैसे लगन कुंडली का लग्नेश महाराजा है, लगन कुंडली का वो सबसे ज्यादा चीफ एंड बेस्ट इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार से नवांश कुंडली का लग्नेश, अब यहाँ पर लगन कुंडली के साथ आपने मैच कर लिया, मिलान कर लिया, बहुत अच्छा मिलान हो गया। अब जो नवांश का मिलान है वो भी तो करना पड़ेगा। अभी तो कुंडली लगन कुंडली से लगन कुंडली मिलाई गई है, लेकिन नवांश का नवांश कुंडली से मिलान करना है। भाई लड़के का या लड़की का पहले नवांश का लगन लौट लीजिए, उसको दूसरे की नवांश कुंडली में जिसके साथ आपको मैचिंग करनी है उसको ले जाकर के चेक कीजिए वो कहाँ बैठ रहा है। नवांश का पति नवांश में दूसरे भाव का स्वामी भी आपको चेक करना पड़ेगा। नवांश का द्वितीय भाव का स्वामी, लड़का लड़की की दोनों का चेक करना है, क्रॉस चेक करना है, ये याद रखिए। एक तरफ से आप देख लेंगे, दूसरे के चेक नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। भाई लड़की की कुंडली का नवांश का द्वितीय भाव का स्वामी या लगन का स्वामी या चौथे भाव का स्वामी, अगर लड़के की कुंडली में फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ और सेवंथ इन भावों के स्वामी नवांश कुंडली के लड़की के और लड़के की नवांश कुंडली में यदि केंद्र त्रिकोण में प्लेस हो जाते हैं, 3 से 8 12 में वो अगर नहीं जा रहे हैं, इसी प्रकार से लड़के की कुंडली का नवांश का लग्नेश द्वितीयेश, चतुर्थेश, सप्तमेश लड़की की नवांश कुंडली में प्लेस कीजिए इनके स्वामियों को। अगर उस लड़की की कुंडली में केंद्र त्रिकोण में जा रहे हैं, द्वितीय और एकादश में जा रहे हैं ये सभी, तो बहुत अच्छा है। लगन कुंडली से लगन कुंडली का मिलान, नवांश कुंडली से नवांश कुंडली का मिलान, इस अष्टकूट गुण मिलान के साथ यदि और कर लिया जाए तो निश्चित हो जाता है कि आपका वैवाहिक जीवन सुखी रहेगा। अब इसमें कुछ फैक्टर और छूट जाते हैं। संतान को देखना है। भाई विवाह किस लिए किया जा रहा है? संतान उत्पत्ति के लिए, वंश वृद्धि के लिए किया जा रहा है। इसी प्रकार से एक दूसरे के सप्तमांश में जाइए। अब आप यहाँ पर नवांश से काम नहीं चलेगा। संतान को देखने के लिए और D7 चार्ट में जाना पड़ेगा। D7 चार्ट का पंचम भाव का स्वामी और लगन का स्वामी एक दूसरे के D7 में लगन का स्वामी, पंचम का स्वामी, सप्तम का स्वामी और नवम के स्वामियों को एक दूसरे के D7 चार्ट में प्लेस करें तो संतान की स्थिति क्लियर हो जाएगी, मिलान में ही हो जाएगी वो तो, कि संतान सुख कैसा रहेगा। अब विषय आता है, लोग पूछते हैं कि क्या हमारा शादी के बाद भाग्योदय होगा? क्या भाई हमारी पत्नी या हमारा पति हमारे लिए भाग्यशाली है? क्या हमारे विवाह के बाद हमारे जीवन में बहुत धन सारी संपत्ति आएगी, हमको खुशियां मिलेंगी, हम बड़ी कोठियां बनाएंगे, मकान खरीदेंगे, काफी धनवान होंगे, ऐशो आराम करेंगे? क्या ऐसा योग कब बनता है? भाई ऐसा योग तो तभी बन सकता है कि एक दूसरे की कुंडली के जो नवम भाव के स्वामी हैं, लगन कुंडली के नवम भाव के दोनों के स्वामियों को आपस में प्लेसमेंट कीजिए, लगन कुंडलियों में प्लेस कर दीजिए। वो कहाँ बैठते हैं? नवांश कुंडली के नवम भाव के स्वामी को नवांश कुंडली में प्लेस करना पड़ेगा एक दूसरे को भाग्य जानने के लिए। मित्रों, लगन कुंडली से लगन कुंडली की मैचिंग, जन्म कुंडली से जन्म कुंडली की मैचिंग, नवांश से नवांश की मैचिंग। अब देखना ये भी पड़ेगा कि वो ग्रह जो केंद्र त्रिकोण में जो बिठाले गए थे, जो जिनको प्लेस कर दिया था, वो कोई शत्रु राशि में तो नहीं है, नीच राशि में तो नहीं है, पाप पीड़ित तो नहीं हो रहे हैं। ये भी देखना पड़ेगा, उनका बल देखना पड़ेगा,
अगर ये सारे पॉइंट देखे जाएं और उनको नंबर दिए जाएं, केवल अष्टकूट गुण मिलान से काम नहीं चल रहा है और कभी नहीं चला है। इसलिए वैवाहिक जीवन को सुखी रखने के लिए, एक दूसरे को प्रसन्न रखने के लिए लग्न कुंडली से लग्न कुंडली का मिलान, नवांश से नवांश का मिलान भी हर विद्वान को देखना चाहिए। सरल है, थोड़ी बुद्धि लगाने की थोड़ा समय ज्यादा लग जाता है, कैलकुलेशन निकल के आ जाएगा। क्या नवांश जो पति हैं क्या एक दूसरे के शत्रु तो नहीं है? ये भी शत्रुता मित्रता भी ग्रहों की आपस में देखनी पड़ेगी। मित्रों, वैवाहिक जीवन, विवाह होना और विवाह से सुख मिलना बड़ा कठिन कार्य है। कठिन कुछ भी नहीं है। ये धर्म ज्योतिष का सही उपयोग कर सके तो अच्छे वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त करने के लिए जन्म कुंडली को अच्छे ज्योतिषी से मिलान कराना बहुत आवश्यक है। मित्रों, आज के इस वैवाहिक जीवन के प्रकरण को यही विराम करते हैं। आगे के प्रकरण का आप इंतजार करें। तब तक के लिए हर हर महादेव, बम बम भोले, नमः शिवाय। जय गौ माता की।